स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी कॉमर्स का एग्जाम 7 और 8 अगस्त में होने वाला है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम देख सकें उतना अच्छा है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है इन वीडियोज़ को लाने का कि आपकी मैं मदद कर सकूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ जो कि टीजीटी कॉमर्स से संबंधित है। पीजीटी के लिए भी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपका भाई एक विनती करना चाहता है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन से व्यापार खाता, निर्माणी खाता, लाभानी खाता या आर्थिक चिट्ठा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा। यानी व्यापारिक संस्था द्वारा वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाला आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को व्यवसाय के संपत्तियों एवं दायित्वों का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसके बाएं पक्ष में दायित्व और दाएं पक्ष में संपत्तियों को दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो है आर्थिक चिट्ठा। ये टीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था दोस्तों। और इससे पहले मैं बता दूंगा आपको 2 वीडियोस और डाल चुका हूं, वो भी देख सकते हैं। 2 पार्ट बना चुका हूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में भी वीडियोस मैं डालने वाला हूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंतिम रहतिया योजनाओं में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा। यदि अंतिम रहतिया समाय योजनाओं में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, उपयुक्त दोनों में या उपयुक्त किसी में नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो उपयुक्त दोनों में, यानी व्यापार खाते में भी और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी। यानी अंतिम रहतिया, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यदि समाय योजनाओं में दिया गया है तो इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। मतलब एसेट साइड में भी दिखाया जाएगा और कहीं ना कहीं क्रेडिट पक्ष में भी दिखाया जाएगा व्यापार खाते के। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया है यानी तो इसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो है सी, यानी उपयुक्त दोनों। व्यापार खाते में भी दिखाया जाता है अंतिम रहतियों को और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी। नेक्स्ट, संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं ना कि बेचने के लिए कहलाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्थायी संपत्ति। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्यवसाय द्वारा क्रय की जाने वाली ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय की लाभदायकता की स्थिति को बढ़ाती हैं और बार बार क्रय करने की प्रवृत्ति की नहीं होती, स्थायी संपत्ति कहलाती हैं। इस प्रकार की संपत्ति पुनः बेचने के उद्देश्य से क्रय नहीं की जाती। ऐसा नहीं होता है फिक्स्ड एसेट्स को कि आप बार बार खरीद रहे हैं और बेचने के लिए खरीद रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा उद्देश्य कदापि नहीं होता है। जबकि ऐसी संपत्ति जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाती है वो कहलाती है अस्थायी संपत्ति। यानी जिसको बेचने के लिए ही खरीदा जा रहा है उसको अस्थायी संपत्ति या चालू संपत्ति या माल कहलाता है। नेक्स्ट, पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया है, पूर्वदत्त किराया यदि प्रीपेड रेंट जो है वो यदि तलपट में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा व्यापार खाते में, लाभहानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो दोस्तों इसको दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। यानी पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया है तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। किराया दे होने के पूर्व ही यदि उसका भुगतान कर दिया जाए, यानी अभी देना नहीं था फिर भी उसका भुगतान पेमेंट कर दिया गया, तो इसे पूर्वदत्त किराया कहते हैं। जबकि अदत्त किराए की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, इसका भुगतान नहीं किया गया होता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लाइबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो अरेंज करना है तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। कैसा? पहले आएगा ऑप्शन कौन सा? तीसरा, उसके बाद दूसरा, पहला तीसरा मतलब शेयर कैपिटल, फिर बैंक लोन, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और उसके बाद लास्ट में दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी किस तरीके से रखना है? पहले आपको शेयर कैपिटल को रखना है, उसके बाद आपको क्या? बैंक लोन, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देख लेते हैं, इसको अरेंज करा गया था लाइबिलिटीज को इन ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो ऑप्शन डी सही था। यानी लेखांकन की स्थापित अवधारणा के अनुसार चिट्ठे में दायित्व निम्नलिखित क्रम में दर्शाए जाते हैं। पहले अंश पूंजी, दूसरे बाद बैंक ऋण, उसके बाद कारोरोपण के लिए प्रावधान और उसके बाद बैंक अधिविकर्ष।
नेक्स्ट, अदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है। अदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है किस साइड में? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अदत्त व्यय को चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। यानी अदत्त व्यय को यदि तलपट में दिया गया है तो इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। चूंकि अदत्त व्यय एक दायित्व की तरह होता है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। इसी तरह पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, यानी लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी पूंजी से घटाना चाहिए, कैपिटल से घटाना चाहिए। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस में से घटाना चाहिए? कैपिटल यानी पूंजी से घटाना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष यानी अनफेवरेबल बैलेंस को पूंजी में से घटाना चाहिए, जबकि अनुकूल शेष को पूंजी में जोड़ना चाहिए। लाभ की दशा में पूंजी लाभ के बराबर राशि से बढ़ जाती है तथा हानि की दशा में हानि के बराबर राशि से कम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, तलपट है। तलपट क्या है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग। तलपट है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट है तलपट। तो खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं, खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं और जनरल की प्रविष्टियों को उसमें खातियाने के बाद उनके शेष या बाकी बैलेंस निकाले जाते हैं। खातों की गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं उद्देश्य से तलपट बनाए जाते हैं। तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। यह वह सूची है जिसमें एक लेखा बही के समस्त खाते के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष की राशियों के योग लिखे जाते हैं। यदि ये बराबर होते हैं तो यह समझा जाता है कि खाते गणितीय दृष्टि से शुद्ध हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। ये सब जानते हैं। नाउ संक्षेप में तलपट का मिलान खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की निशानी है। स्पष्ट है कि तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का ही एक पार्ट है, जिसमें खाता बही के बाद खतौनी से प्राप्त शेषों से तलपट का निर्माण होता है। तो इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? यानी ट्रांजैक्शंस कैसे, यानी जनरल में रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद खाता बही, उसके बाद सारांश, फिर तलपट बनाया जाएगा, अंतिम खाते फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, फिर विश्लेषण होगा, निर्वचन होगा। यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही था। कैसा? यानी दोहरा प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है तलपट। नेक्स्ट, निम्नलिखित गलतियों में कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गलती है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है गलती? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन इसमें सही है कि रुपये 5,000 का नगद माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कैश में, और क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया। यानी क्रय खाते यानी परचेज अकाउंट को डेबिट करने की जगह खर्च खाते यानी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। रुपये 5,000 ये गलत है, क्योंकि रुपये 5,000 इसमें पूछा गया ना कि निम्नलिखित गलती में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, तो ये कहीं ना कहीं तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रुपये 5,000 रुपये का जो नकद माल खरीदा जिसमें क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया, तो इस त्रुटि का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में रोकड़ खाते को क्रेडिट किया गया है। तो दोनों ही स्थिति में रोकड़ खाते को क्रेडिट किया गया है, इस वजह से इसका कोई तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है केवल चिट्ठे में, केवल बैलेंस शीट में। यानी तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है कहाँ? केवल चिट्ठे में। तो यहाँ पे तलपट के अंदर दिखाया गया अंतिम रहतिया चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि तलपट के बाहर या समायोजन में, एडजस्टमेंट्स में दिए गए अंतिम रहतिया की राशि व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। नाउ तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी सही है, मजदूरी तथा वेतन, यानी डेबिट साइड में दिखाई जाएगी। यानी तलपट को परीक्षा सूची कहते हैं। इसमें डेबिट पक्ष में खातों के डेबिट शेष को और क्रेडिट पक्ष में खातों के क्रेडिट शेष को दर्शाया जाता है। तत्पश्चात तलपट के डेबिट पक्ष की राशि को व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तथा क्रेडिट पक्ष की राशि को क्रेडिट पक्ष में
व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है, यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज और प्रॉफिट, ये सब कहाँ दिखाए जाते हैं? डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे मजदूरी तथा वेतन यानी वेजेस एंड सैलरीज बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, तलपट बनाकर जांच की जाती है, तलपट बनाकर जांच की जाती है किसकी? लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की, यानी लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है तलपट बनाकर, यानी ऑप्शन डी सही है। रोजनामचा, जिसको जनरल कहते हैं, के आधार पर तैयार किए गए खातों की लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए तलपट तैयार किया जाता है, जिसके डेबिट पक्ष में खातों के डेबिट शेष तथा क्रेडिट पक्ष में खातों के क्रेडिट शेष को लिखा जाता है। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर होता है तो यह माना जाता है कि खातों के प्रविष्टियों में गणितीय अशुद्धता नहीं है। नेक्स्ट, तलपट बनाने के लिए प्राय किस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शेष, यानी तलपट बनाने के लिए प्राय शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राय खाता बही के खोले गए खातों के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। खातों के डेबिट शेष को तलपट के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार से यदि खाते के लेखे में कोई त्रुटि नहीं है तो तलपट के दोनों पक्षों का योग क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा, यानी दोनों टोटल जो होगा दोनों साइड्स का वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा। तलपट में खाने होते हैं, तलपट में कितने खाने होते हैं? 4 खाने होते हैं, यानी खाता बही में खोले गए खातों की अंक गणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के अंतर्गत 4 खाने यानी कि यथा विवरण, खाता बही पृष्ठ संख्या, डेबिट रकम और क्रेडिट रकम होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पे जैसे कि दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, पहले साइड में खाते का नाम आ जाता है, दूसरे कॉलम में खाता बही पृष्ठ संख्या, फिर डेबिट शेष और फिर क्रेडिट शेष, यानी ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनता है, पहले खाते का नाम, फिर खाता बही पृष्ठ संख्या, फिर डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, यानी 4 कॉलम बन रहे हैं, 4 खाने होते हैं तलपट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी इनमें से कौन सा दोस्तों बेस होगा ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए? निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? तो लेजर, यानी खाता बही ही निम्नलिखित में से कौन सा तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? तो खाता बही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेजर। खाता बही लेजर कहा जाता है इंग्लिश में, तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं तरह तरह के, और जनरल की प्रविष्टियों को उसमें खातियाने के बाद उसमें शेष या बाकी बैलेंस निकाले जाते हैं। इन शेषों को तलपट में डेबिट एवं क्रेडिट कर लिया जाता है। खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से तलपट ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, जिसमें तलपट का डेबिट व क्रेडिट शेष बराबर होना चाहिए और होता है। स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन, स्टॉक जो अपेयर दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस इज शोन किस साइड में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट, यानी स्टॉक अपेयरिंग स्टॉक जो दे रखा है ट्रायल बैलेंस में वो कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट, यानी ओनली बैलेंस शीट सही हो जाएगा। तलपट में दिए गए स्टॉक को आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कभी कभी अंतिम रहती है यानी क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर दिया रहता है। इसका आशय है कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने के पहले किया जा चुका है और यह राशि क्रय की राशि में से घटाई जा चुकी है, यानी परचेज में से ये राशि घट चुकी है। इसी वजह से इसका यह आशय है कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने के पहले किया जा चुका है, इसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जा चुका है वर्ष की समाप्ति होने के पहले। इस वजह से यह है राशि क्रय की राशि में घटाई जा चुकी है, सब्ट्रैक्ट की जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकतर क्रय यानी परचेजेस क्रय समायोजित यानी परचेज एडजस्ट की राशि तालपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों और आखिर तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि अभी काफ़ी बचे हैं क्वेश्चंस। निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है? इसमें से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं होगी? तो खाता बही, रोकड़ पुस्तक, विक्रय पुस्तक या देय विपत्र पुस्तक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है खाता बही, यानी खाता बही प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। खाता बही प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। यह
एक ऐसा बही है, यह एक ऐसी बही है जिसमें प्राथमिक रिकॉर्ड पुस्तक में दिए किए गए लेखों से संबंधित खाते खोले जाते हैं। प्राथमिक रिकॉर्ड पुस्तक के अंतर्गत रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक परचेज रिटर्न बुक और विक्रय वापसी पुस्तक सेल्स रिटर्न बुक, देय विपत्र पुस्तक, प्राप्य विपत्र पुस्तक तथा जनरल प्रॉपर की को सम्मिलित किया जाता है। अतः विकल्प इसमें ए वाला जो बिल्कुल सही है, खाता बही। यानी निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है, तो खाता बही नहीं है, जबकि ऑप्शन बी, सी और डी बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वरूप है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वरूप है किसका? एसोसिएशन का। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्वरूप है किसका? एसोसिएशन का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंडल एसोसिएशन का स्वरूप है। यह व्यावसायिक नेटवर्क का एक प्रारूप है। यह व्यावसायिक नेटवर्क का एक प्रारूप है। प्रथम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1599 में फ्रांस में की गई थी। यानी प्रथम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब की गई थी? 1599 में फ्रांस में की गई थी। तत्पश्चात आधिकारिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण ब्रुगेस में किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण कहाँ किया गया? ब्रुगेस में किया गया था। कॉमर्स की स्थापना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? 1599 में हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी दोस्तों। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, कैसा स्वरूप है? एसोसिएशन का स्वरूप है। तो इसमें ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? इसमें से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, फलों का उत्पादन। इसमें से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है दोस्तों? तो फलों का उत्पादन निर्माणी उद्योग नहीं कहलाता है। निर्माणी उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनमें कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल को मानव व मशीनों की सहायता से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनता है, कच्चे लोहे से इस्पात बनता है, गन्ने से चीनी बनती है, बांस से कागज बनता है, गेहूं से आटा, धातु से स्टील बनाना आदि। जबकि फलों का उत्पादन निर्माणी उद्योग नहीं बल्कि निष्कर्षण उद्योग में शामिल होता है। यानी इसमें यहाँ पे क्या पूछा गया था कि निर्माणी उद्योग नहीं है, तो कहीं ना कहीं फलों का उत्पादन निर्माणी उद्योग नहीं है, जबकि स्टील का उत्पादन, आटा मिल, चीनी मिल, ये सब निर्माणी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक कंपनियां निस्तारित होकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो कहलाता है एकीकरण। जब दो या दो से अधिक कंपनियां निस्तारित होकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एकीकरण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां निस्तारित होकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो इसे एकीकरण कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत एक कंपनी से छोड़कर शेष सभी कंपनियां समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा जिसमें टीजीटी कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि पूछे गए होंगे पिछले साल में, पिछले वर्षों में। और नई वीडियो आने वाली है दोस्तों, आज ही हो सकता है आज ही डाल दूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, वो भी ऑडिटिंग और टॉपिक से और अधिक और भी डिफरेंट टॉपिक की वीडियोस में डालूंगा। तो उन वीडियोस को भी देखिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ। मुझे लगता है कि आपके लिए और मेहनत करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।